इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के लाइट चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिखते हो तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर लिख सकते हो, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी फार्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे। तो n बताना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता होता है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया गया है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1.33। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। लेंस ऑफ फोकल लेंथ f कट इनटू टू पार्ट्स विदाउट चेंजिंग द कर्वेचर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कर्वेचर आपको चेंज नहीं करना है, और जब आप कर्वेचर चेंज नहीं करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सर्कल है वो चेंज नहीं होगा जिसका आपका मिरर या लेंस पार्ट होता है। और जब ये सर्कल चेंज नहीं होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ फिक्स रहेगा। और जब ये सब कुछ फिक्स रहेगा तो फोकल लेंथ भी वहां पे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ए। यानी कि अगर कोई आपके पास मिरर या लेंस इस तरीके से दिया जाए और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इसको आप कट कर दोगे, उस कंडीशन में भी फोकल लेंथ सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जब तक कर्वेचर चेंज नहीं करोगे फोकल लेंथ बदल नहीं सकते। थर्ड है लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू ए विल बी। ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम्पलर में है, लेकिन तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये है कि आपको कंफ्यूजन होता है कि आप जो नॉर्मल है वो कौन सा कंसीडर करोगे। क्योंकि यहाँ पे हम इसको भी नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, या फिर यहाँ पे कुछ इनको स्टेटिंग करना चाहिए था मीडियम ए मीडियम टू के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में आपको हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं मीडियम वन और इसको मीडियम टू मानेंगे, और इसलिए हमारा ये होगा नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल होगा तो इस इंसिडेंट रे को आप देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनेगा। तो अब ये जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है, और जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा इसका मतलब जो मीडियम टू है वो डेंसर है। और जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो किसी मीडियम का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होता है। तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि ये डेंसर है। तो इसलिए मोर को जब आप लेस से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आएगा मोर देन वन, इसलिए ये ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले इसको समझिए। जब आप किसी दो मीडियम को सेपरेट करते हो और लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर देते हो, तो उस लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। मींस लाइट अपने जो पाथ होगा उससे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास होता है एक क्रिटिकल एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू, जिसपे जो ये लाइट रिफ्रैक्टेड है वो इसके इंटरफेस से जाता है। मतलब जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं उसी के इंटरफेस से चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। अब ये जो आई आपने एंगल लिया हुआ था जिसको क्रिटिकल एंगल बोल रहे थे, उस क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल थोड़ा सा भी आप बढ़ा देते हो, फिर लाइट अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं। अब मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन इस एंगल की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमेशा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, इसलिए होगा मोर देन क्रिटिकल एंगल। A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be.
आपको बताना है वो कौन सा मिरर और कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कि वैल्यू से मतलब है नहीं, मतलब है केवल इसके साइन से। तो नेगेटिव फोकल लेंथ आपको पता है होता किसका किसका है, कॉनकेव लेंस का होता है और कॉनकेव मिरर का होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों कॉनकेव होने चाहिए। दिस वन इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज द कॉनकेव लेंस। दोनों का फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, if two lenses of power P1 and P2 are put in contact, what will be the net power? जब दो या दो से ज्यादा लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में आप रख देते हो तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है वो इनके अलग अलग पावर का सम होता है। इसलिए जो टोटल पावर होगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। A ray of light continues moving along the same path while passing through the air-water interface. The angle of refraction is। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब दो मीडियम को आप किसी भी इंटरफेस के थ्रू सेपरेट करते हो और लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हो, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता क्योंकि मीडियम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लाइट की। दैट्स व्हाई द लाइट बेंड फ्रॉम देयर पाथ। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो स्ट्रेट चला जा रहा है अपने ही पाथ पे, और अपने पाथ पे स्ट्रेट जाने का मतलब कि वो इंसिडेंट किया है नॉर्मल के थ्रू, और नॉर्मल के थ्रू अगर कोई इंसिडेंट करेगा तो वहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो जीरो होगा। इसलिए आंसर आपको लिखना है ए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज। अब इस प्रॉब्लम में आपके पास एक प्लेन मिरर है जिससे आप 20 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। और आप जानते हो प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज सेम रहता है। मीन्स जो इमेज फॉर्म होगा वो भी 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आप इस मिरर को 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दो। तो चलो 2 सेंटीमीटर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब 2 सेंटीमीटर जब इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो कह रहा है कि जो इमेज यहाँ पे बनेगा उसका पोजीशन जो प्रीवियस इमेज था उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब 2 सेंटीमीटर इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर होगा तो 18 सेंटीमीटर पे आपका इमेज भी बन जाएगा। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। अब 18 सेंटीमीटर पे इमेज बन गया, पहले 20 सेंटीमीटर पे बना था, मतलब ये इमेज के बीच का जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन आप इसी के साथ साथ 2 सेंटीमीटर इस मिरर को भी इधर शिफ्ट किए थे। यानी जो आपकी काउंटिंग शुरू हो रही है वो जीरो से, अभी मान लो यहाँ से शुरू हुई थी तभी जीरो से शुरू नहीं हुई है। ये जीरो की जगह तो 2 आया हुआ है, जीरो आपका चला गया है इधर वाले 2 पे। तो इसलिए जब आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इस मिरर को इधर शिफ्ट किए होगे, ये 2 सेंटीमीटर आपका और एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा दोनों इमेज के बीच में। इसलिए जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलता है वो होता है 4 सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज पोजीशन ऑफ बल्ब इन हेडलाइट ऑफ कार? किसी भी कार या सर्च लाइट के हेडलाइट्स का जो बल्ब होता है उसको हमेशा फोकस पे रखा जाता है। फोकस पे रखने से जो इमेज फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी पे होगा। इसलिए जो लाइट वहां से जनरेट होती है वो बिल्कुल पैरेलल लाइट बाहर निकलती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है। इसलिए यहाँ पे आंसर होना चाहिए फोकस। अगर फोकस नहीं होगा तो नियर द फोकस होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। The air layer of atmosphere whose temperature is less than the hot layer behave as optically। अगर आप टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते हो तो जो मीडियम है वो रेयरर होता जाता है। तो अगर किसी भी मीडियम का आप टेम्परेचर लेस रखोगे तो उसका जो भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। Which lens and mirror can produce parallel beam of light when light from a point source is incident on it? तो जब आप किसी भी पॉइंट सोर्स से लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का। ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जनरेट करते हैं और किसी भी पॉइंट सोर्स का जो इमेज होगा उसको इन्फिनिटी पे बनाते हैं, और इन्फिनिटी के लिए ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिलता है।
तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होगा। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ले लेते हो तो दोनों होते हैं डाइवर्जिंग नेचर के, इसलिए वो लाइट जो भी कहीं से आएगा उसको डाइवर्ज करेंगे, इसलिए वहां पे आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं मिलता। इसलिए आंसर होगा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एपरेंट लेंथ ऑफ द डे। जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसी वजह से जो आपका मॉर्निंग है वो 2 मिनट अर्लियर होता है और जो इवनिंग होता है वो 2 मिनट लेट होता है, इसलिए जो टोटल डे लेंथ होता है वो 4 मिनट आपका होता है एक्स्ट्रा। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो डे लेंथ है उसको 4 मिनट बढ़ा देता है, इसलिए आपको लिख देना है इंक्रीजेस। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर की लेयर होती है वो अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कंटिन्यूअसली टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इसलिए जो भी लाइट स्टार से आता है वो कंटिन्यूअली रिफ्रेक्ट होके हमारे आंख तक आता है, इस वजह से जो ये स्टार से ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको लिखना है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्लेक्टिव इंडिसेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन। अब आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो सिंपल सी बात है ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, तो इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और यहाँ से पोल से इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको फोकस बोलते हैं, और यही डिस्टेंस फोकल लेंथ है जिसकी वो बात कर रहा है। तो ये फोकल लेंथ किसके बराबर होगा यही आपको बताना है। तो पहला है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये तो हो नहीं सकता। पोल एंड ऑब्जेक्ट ये भी नहीं हो सकता। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस ये सेम होगा, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है इसलिए ये इक्वल हो जाएगा इसके, इसलिए आंसर होगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, assertion यहाँ पे दिया है, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected along the same path। तो जब किसी भी लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो तो वो रिफ्लेक्ट होता है सेम पाथ पे, ये करेक्ट है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ये भी आपका जो रीजन है वो करेक्ट है, लेकिन ये रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसे लिखोगे बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, which position of the object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length 15 centimeter is being used। जब आप कॉनकेव मिरर यूज करते हो तो एक ही कंडीशन है जब वर्चुअल इमेज मिलता है और वो भी मैग्नीफाइड, और वो कंडीशन क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज चाहते हैं तो फोकल लेंथ जो 15 सेंटीमीटर दिया जा रहा है इससे कम डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, और यहाँ पे इससे कम डिस्टेंस केवल एक है, ए 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को जब रखोगे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगा इन बिटवीन एफ एंड पी, और इसका हमेशा मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस एंड वाटर इज दिस। अब ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बताना है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तीन आपके पास मीडियम है, एयर, ग्लास और वाटर, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं अलग अलग मीडियम के लिए। ये ग्लास के लिए लिख लिया एयर के रिस्पेक्ट में, ये आपका वाटर के लिए लिख लिया ग्लास के रिस्पेक्ट में, और ये एयर का लिख लिया वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है हमेशा 1 आता है, इसलिए इक्वल टू 1 कर दिया। अब यहाँ पे है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, ये वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और यहाँ पे वाटर का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू यहाँ पे उल्टा करके आपको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 1।
तो G&W की वैल्यू आ जाएगी 8/9, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये आया हुआ है। लेकिन आपसे पूछा हुआ है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब इसका आपको करना है उल्टा। तो लिखोगे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 9/8। इसका आंसर है 9/8। A concave mirror is held towards the sun and its sharp image is formed on a paper. What is the name given to the distance between the mirror and paper? यहाँ पे आपके पास कोई भी एक मिरर है और सन का जो इमेज है वो पेपर पे फॉर्म हो रहा है। तो पेपर को कहीं पे भी हम रख सकते हैं। मान लो पेपर यहाँ पे रख दिया, ये फिगर कहीं रख देते हैं। तो अब यहाँ पे सन की इमेज आप बना रहे हो, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है। और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है? फोकस पे। तो ये आपका जो पेपर होगा वो प्रेजेंट होगा फोकस पे। और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। नेक्स्ट, विच वन इज मोर पावरफुल? एक आपके पास कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है और एक का 0.1 मीटर दिया गया है। तो इसको सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। एंड यू नो दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, मतलब जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसकी पावर कम रहेगी। तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कम है बी का, इसलिए इसकी पावर होगी हाई। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। The sky appears dark to passengers flying at very high altitude mainly because, अगर कोई भी पैसेंजर हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा होगा तो वहां पे एटमॉस्फेयर कम होगा। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से ही आपको एटमॉस्फेयर का जो कलर है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे एटमॉस्फेयर के अंदर जब पार्टिकल्स कम होंगे तो स्कैटरिंग कम होगी। और जब स्कैटरिंग कम होगी तो लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर कर नहीं पाएगा, इसलिए आपको डार्क दिखाई देगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्यू टू लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट ग्रेट हाइट। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और सेम साइज का होता है। इसलिए ऑप्शन चेक कर लो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, ऑप्शन डी से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल इमेज? जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, ये नहीं है। वो इरेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और स्क्रीन पे नहीं मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों से बनता है, ये भी करेक्ट है। हमेशा इन्वर्टेड होगा ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होल्ड ट्रू फॉर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको बस लाइट ही नहीं, इसको साउंड भी फॉलो करता है। इसका मतलब यहाँ पे केवल मिरर से मतलब तो है नहीं, जितने भी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज यूज्ड? तो यहाँ पे अगर रियर व्यू मिरर की बात करोगे तो वहां पे कॉन्वेक्स यूज होता है, सोलर कुकर में कॉनकेव यूज होता है, शॉपिंग मॉल के अंदर जो सेफ्टी मिरर लगते हैं वो भी कॉन्वेक्स लगते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा एरिया देखना होता है। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का फुल साइज अगर इमेज देखना है तो वहां पे भी आपको इमेज छोटा बनाना पड़ेगा, मतलब कॉन्वेक्स यूज करना है। तो कॉनकेव केवल एक ही कंडीशन में यहाँ दिख रहा है, सोलर कुकर के अंदर। Select from the following the best experimental setup for tracing the path of a ray of light passing through rectangular glass slab. ग्लास स्लैब से जब आप रिफ्लेक्टेड रे का ट्रेस करते हो लाइन, तो उसके लिए पिन यूज करते हैं और उसको कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे और कुछ स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग लगाते हैं। तो एंगल ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल बहुत कम लिया गया है, ये चलेगा नहीं। यहाँ बहुत ज्यादा एंगल हो गया है, ये भी नहीं चलेगा। इन दोनों का एंगल लगभग ठीक ठाक है, ये दोनों चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिन है उसको बहुत ज्यादा पास इन्होंने रखा हुआ है और पिन को थोड़ा सा दूर रखना होता है जिससे कि जो ट्रेस होगा वो बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर आ जाए। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पिन के बीच में डिस्टेंस बढ़ा के रखना है। इसलिए जो एस वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इससे आपको
जो ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन है वो क्लियर पता चलेगा। और आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी। यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थोड़ी सी प्रॉपर नहीं मिलती, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।